अब जरा वर्ली सीट की बात कर लेंगे। बहुत बड़ी सीट बन गई है। आदित्य ठाकरे बनाम मिलिंद देवड़ा, एकनाथ शिंदे के पार्टी से उतारे गए हैं। मिलिंद देवड़ा राज्यसभा के सांसद हैं। सर, महत्वपूर्ण है। एक तो आदित्य ठाकरे की वजह से ही बहुत है। अभी तो मानना चाहिए कि उद्धव ठाकरे साहब की जो शिवसेना है उसको मोटे तौर पर आदित्य ठाकरे ही चला रहे हैं। एक तो उनका स्वास्थ्य भी जिस तरह से ठीक नहीं चल रहा उद्धव ठाकरे का, और एक एग्रेसिव या जो यूथफुलनेस शिवसेना की है वो आदित्य ठाकरे के पास है, तो इसलिए वो मजबूत कैंडिडेट हैं। मिलिंद देवड़ा भी यदि कोई मजबूत कैंडिडेट हो सकता था उनके खिलाफ तो एक मिलिंद देवड़ा हो सकते, क्योंकि वो उनकी एक तरह से परंपरागत जगह रही है। लेकिन मिलिंद देवड़ा बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सोबर किस्म के पॉलिटिकल लीडर के तौर पर रहे हैं, और मुझे उनमें वो जो कहना चाहिए उनके फादर मुरली देवड़ा में जो एक पॉलिटिकल तेजी थी, स्किल थी, वो भी उनमें नहीं है। वो एक भले वो रहे लीडर, भले आदमी है, पॉलिटिक्स के लिए नहीं बने। पॉलिटिक्स के लिए नहीं बने, इसलिए वो राज्यसभा चले गए तो ठीक है। अब पार्टी का आदेश हो गया तो वो खड़े हैं। नहीं, कुछ सोच के उतारा होगा ना, लेकिन इनको आदित्य ठाकरे को मतलब हराने के लिए कैंडिडेट नहीं, आदित्य ठाकरे को हराने के लिए है, और वो सबसे मजबूत कैंडिडेट के तौर पर वहां पर हैं। लेकिन आदित्य ठाकरे और मिलिंद को यदि आप पर्सनैलिटी वाइज देखेंगे तो आदित्य ठाकरे बहुत भारी पड़ेंगे। मिलिंद देवड़ा से बेहतर कोई कैंडिडेट हो सकता था क्या? आप कुछ बोलना चाह रहे थे? नहीं, एक तो ये कि इस लड़ाई को थोड़ा और देखिए अच्छे से। दोनों अंबानी परिवार के बेहद प्रिय हैं। इस नजरिए से भी देखिए, आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे जितने समय सगाई से लेके, संगीत से लेके, विवाह से लेके, प्रीति भोज से लेके सब में रहे, तो मिलिंद देवड़ा भी लंबे समय से रहे। और मुरली देवड़ा तो धीरू भाई के मतलब घर के व्यक्ति माने जाते थे कि सब कुछ वो सरकार के बीच का माध्यम वही थे। मिलिंद देवड़ा भी वही कोशिश कर रहे हैं। मिलिंद देवड़ा अगर वर्ली से लड़ते हैं, वर्ली कॉन्स्टिट्यूंसी इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है कि वैसे तो एक बड़ा वर्ग है जो मरीन ड्राइव, पेडर रोड उस तरफ है, लेकिन वर्ली में भी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े जो बड़े घराने कहे जाते हैं, उनका भी वहां ठिकाना है। तो बड़ी रोचक लड़ाई होगी। और सर, थोड़ा सा मेरा मतैक्य नहीं है आपसे, आदित्य ठाकरे कौन सा बड़ा लड़ाकू थे, बड़ा ऐसा सोबर टाइप उपीत थे, बच्चा टाइप घूमते रहते थे। थोड़ा सा बदलाव उनका हुआ ना, तो वही है, तो इसलिए ठीक है। मतलब मिलिंद अच्छी लड़ाई, मजबूत कैंडिडेट तो देखिए। पिछली बार 68,000 वोट से करीब जीता था आदित्य ठाकरे, और उसमें जो है एनसीपी के सुरेश माने को जो नाम है 21,881 मिला था, इनको 89,248 मिला था। मिलिंद देवड़ा को उतारने के पीछे यही है कि भाई ऐसा नहीं है कि अगर हमारा कोई विद्रोह हुआ है या तो हम इस लड़ाई को हल्के में ले रहे हैं। हमारे उद्धव ठाकरे से भी मतभेद है तो उनके पुत्र से भी मतभेद है कि शिवसेना को यहां तक लाने में, हिंदुत्व से अलग लाने में उनकी भूमिका है जी। जीते या हारे, इसलिए हमने अपनी ओर से सबसे महत्वपूर्ण कैंडिडेट उस क्षेत्र के प्रभाव की दृष्टि से और राजनीतिक आधार के दृष्टि से, पारिवारिक पृष्ठभूमि के दृष्टि से, जिसको औद्योगिक घराना कर रहे हैं, उन सब के दृष्टि से जो सभ्य से महत्वपूर्ण हो सकता है उसको दिया है। वैसे एमएनएस ने भी जो यहां उम्मीदवार दिया है संदीप देशपांडे, वो भी वहां एक सशक्त उम्मीदवार है, उसका भी अपना वहां जनाधार है 20-22 हजार वोट का। तो ये तीनों उम्मीदवार वहां मजबूत है, तीनों की लड़ाई होगी। पक्ष विपक्ष में किसी की में जा सकता है, लेकिन आदित्य ठाकरे इस समय शिवसेना के में उद्धव ठाकरे के उत्तराधिकारी के रूप में माने जाते हैं, और थोड़ा वो जरा तार्किक बातचीत करते हैं, लेकिन उस रूप के लीडर नहीं रहे हैं कि चुनाव जीतने के बाद एनजीओ वाले पर्यावरण के काम तो समझ में आती है, लेकिन उस क्षेत्र की दृष्टि से, उद्योग धंधों की दृष्टि से, बाकी दृष्टि से उन्होंने कोई महत्वपूर्ण स्टेप उठाया हो और लोगों को प्रभावित किया हो, ऐसे काम उनके नहीं दिखे। बल्कि उनके पिताजी ज्यादातर समय तो प्रतिशोध में ही गुजार दिया, मीडिया से प्रतिशोध लेना, किसी पर राजद्रोह का मुकदमा करना, तो वो भी उन पर एक हावी रहा है। देखिए सर, इसमें एक लाइन जोड़ देता हूं। अगर मिलिंद देवड़ा, मुझे लगता है अगर अच्छे उम्मीदवार होते तो इन्हें लोकसभा चुनाव अरविंद सावंत के खिलाफ लड़वाना था। ये सीट जो आती है दक्षिण मुंबई के अंतर्गत आती है। मिलिंद देवड़ा अरविंद सावंत के खिलाफ चुनाव लड़ने से तैयार नहीं हुए, क्योंकि उन्हें पता था मैं वहां पर बुरी तरह चुनाव हारूंगा। अरविंद सावंत का बहुत अच्छा गढ़ रहा है, शिवसेना का बहुत गढ़ रहा है, 3 बार से लोकसभा जीत रहे हैं, और वर्ली शिवसेना का एक मजबूत गढ़ है। देखिए मिलिंद देवड़ा की समस्या क्या है। मिलिंद देवड़ा न शिवसैनिक रहे न भाजपा ही रहे, वो कांग्रेस से आए हुए, तो उन्होंने भाजपा के लोग वोट करने वाले हैं, न शिवसैनिक वोट करेंगे। और मिलिंद देवड़ा की जो राजनीति रही है वो मुरली देवड़ा के बेटे रहे। हालांकि उद्धव ठाकरे भी आदित्य के बेटे, लेकिन वो जिस तरह की राजनीति करते कि 10 बजे के पहले सो के उठना नहीं, 12 बजे के पहले मुझे कोई फोन नहीं कर सकता, 8 बजे के बाद मुझे कोई फोन नहीं कर सकता, क्योंकि 8 बजे के बाद जो बॉम्बे की जो सुपर रिच कल्चर है उस पार्टी में
में जाकर बैठता हूं, कोई कार्यकर्ता मेरे घर के आके कॉल बेल नहीं बजा सकता, मेरा पीए फोन उठाएगा तो ठीक है वरना नहीं। तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से वहां पे उम्मीदवार दिया है, जनता का संपर्क पिछले 10 साल से इनका नहीं रहा। ठीक है कांग्रेस के समय सांसद बने, लेकिन 10 साल से इनका वही नहीं रहा। वहां युवा सेना का बहुत बड़ा काम है आदित्य ठाकरे का। आदित्य ठाकरे संगठन के हिसाब से भी वहां बहुत काम किया और आदित्य ठाकरे का वो बेसिकली शिवसेना का गढ़ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि मिलिंद देवड़ा कोई बहुत बड़ी चुनौती बनेंगे, लेकिन अब अमेठी जैसा परिणाम आ जाए तो कुछ नहीं कहा जा सकता। अमेठी में हमने देखा ही। अच्छा, ये अच्छी बात नहीं है कि आप तो आजकल कितना बजे उठ रहे हैं सो के? मतलब सब नेताओं के आप सोने को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। अच्छा ये बताइए, एक तरफ आपने कहा कि सुपर रिच वाली पार्टी में जाना है, तो वो सुपर रिच कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनके साथ रहें कि न रहें, लेकिन वोटिंग करने जाते नहीं, दोनों- समस्या है ना, वो लोग वोटिंग करने नहीं जाते। और सबसे आदित्य ज्यादा ठाकरे कम भी वोटिंग उसी इसी वाले क्षेत्र में हैं। होती है। तो आदित्य ठाकरे का रूटीन कैसा रहता है? नहीं देखिए, आदित्य ठाकरे का रूटीन अब जब से पार्टी टूटी है, जब से सत्ता गई है, निश्चित रूप से जमीनी स्तर पर बहुत काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। और वर्ली में उन्होंने उनका संगठन बहुत अच्छा है, युवा टीम उनके साथ जुड़ी हुई है और पिछले 5 साल से वहां पे उन्होंने बहुत मजबूत किया। वर्ली वैसे भी शिवसेना का गढ़ है। अरविंद सावंत बहुत लोकप्रिय नेता है वहां के, जो सांसद बने, तीसरी बार वो सांसद वहां से बने, उनका जमीनी आधार बहुत। मैंने एकनाथ शिंदे के बारे में बहुत अरविंद सुना है। सावंत के बारे में आपने 4, 5, 10 बार बोल दिया, हम लोग भी जानते हैं, उनसे व्यक्तिगत भी संबंध रहे हैं। वो कई बार वो तो ऐसी भाषा बोले हैं, उनसे पूछ दिया तो ठीक है आप कश्मीर के बारे बोले हैं तो सीमा किधर लगती है जरा बता दो, और टीवी पर वो मुंह ताकने लगे। इसलिए देखिए, किसी को भी शिवसेना का मुंबई ही पहले एक मुख्य केंद्र था, उसका गढ़ रहा है, इसमें किसी को डाउट नहीं है। शिवसेना के उम्मीदवार, लेकिन अब ये चुनाव हो रहा है, मुरली देवरा को बिल्कुल खारिज कर देना, वो चुनाव हार सकते हैं, ठीक है, सॉरी मिलिंद देवरा को बिल्कुल खारिज कर देना कि वो कांग्रेस वाला है तो कांग्रेस का वोट मिलेगा नहीं, बीजेपी का मिलेगा ही नहीं, उसको तो बस जमानत ही जब्त हो जाएगी। ये आइए, बीजेपी में बाहर से आए हुए उम्मीदवारों को लेकर थोड़ी सी असहजता है। जी, ठीक जितवा है। दे ये बात उसको, सही है। नहीं, जितवाने की बात नहीं हो रही। कुछ एक फैक्ट, लेकिन देखिए, किसी एक को फैक्ट- नहीं सुनिए, बोलिए। बीजेपी वोट देगी ही नहीं कोई ना, ये भाषा जो है वो ठीक नहीं है। नहीं ठीक है, एक लेकिन चूंकि जब ऐसी बात होती है तो कई बार मैंने सोचा कि थोड़ा रिकॉर्ड देख लूं। 2009 में यहां से एनसीपी जीती थी वर्ली से, सचिन अहीर, पिछली बार भी। और शिवसेना के प्रत्याशी आशीष चेंबुरकर को 47,000 वोट मिले थे, उनको 52,000 मत मिले थे। और अगर हम 2014 की बात करें तो भी सचिन अहीर को 25% से अधिक मत मिले थे जब शिवसेना जीत गई थी। लास्ट असेंबली इलेक्शन वो एक्सेप्शन है जब आदित्य ठाकरे को 72% वोट मिले, लेकिन ऐसे अपवाद लगातार कंसिस्टेंट रहे। भाजपा के साथ लड़े थे, सुनिए, बीजेपी के साथ लड़े थे। सचिन अहीर नहीं, पिछली बार ये अपवाद हुआ ना, ये कहा गया कि भाई इतना उनके बड़ा वो पार्टी साथ टूटी, लड़ा। उनके सचिन अहीर- पार्टी नहीं टूटी, 19 का चुनाव हुआ ना, 19 का चुनाव, 19 का चुनाव तो एक साथ सचिन लड़ा। अहीर जो है, ठाकरे, बीजेपी के साथ सचिन भी अहीर कर- अब शिवसेना में उद्धव ठाकरे के साथ है और एमएलसी बन गए वहां से। बीजेपी तो सचिन अहीर अब चलिए, मुझे इन्होंने अपना उद्धव ठाकरे असेसमेंट के ब्रेक साथ से है। पहले बता दिया था अवधेश जी ने कि इस वक्त बीजेपी एंड पार्टी आगे चल रही है भाई, कांग्रेस एंड। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ समीर जी का कि वैसे ही सहयोगियों राजनेताओं की से। नींद हराम बहुत अच्छा, कारणों देखिए, से अभी- रहती है। अब आपको बताना पड़ेगा। एक और अपडेट, वर्ली में सिर्फ 5,000 की लीड थी उद्धव सेना की, ये फैक्ट के तौर पर। अभी का जो अभी लोकसभा लोकसभा चुनाव, इलेक्शन। अरविंद सावंत के जीतने वाली बात है। अब आप वर्ली बताइए, में सिर्फ 5,000 अभी की इस वक्त नॉमिनेशन के हम आखिरी 2 दिन की बात कर रहे हैं, कौन आगे दिख रहा है आपको? नहीं, महायुति आगे है, ये तो मतलब इसमें आप कोई भ्रम नहीं है। आज की तारीख तक तो यही स्थिति है, चाहे आप टिकट बंटवारे को लेकर देखें, चाहे प्रत्याशियों को जिस तरह से उतार रहे हैं लोग उसको देखें, और जो सबसे बड़ी बात है कि देखिए, अंदर खाने लड़ाई तो होती ही रहती है। आप कौन नहीं चाहेगा? आप यहाँ पति पत्नी लड़ रहे हैं, पिता पुत्री लड़ रहे हैं, भाई भाई लड़ रहे हैं, भतीजा लड़ रहा है, फूफा लड़ रहे हैं, कौन महाराष्ट्र में तो आप देखेंगे ना तो परेशान हो जाएंगे। तो इस स्थिति में आप जरा सोचिए कि कहां की लड़ाई है। तो मुझे लगता है कि उसमें भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे और अजित पवार ज्यादा बेहतर स्थिति में। बेहतर स्थिति में सर, देखिए, जितने परिवारों के नाम लिए, इसका मतलब डेमोक्रेसी मजबूत है हमारे यहाँ पर, कि वो परिवारों से भी आगे बढ़कर उस लड़ाई में हिस्सा ले रहे हैं। इसको इस तरह से भी देखना चाहिए कि परिवार मजबूती का भी लोकतांत्रिकरण हो गया। लोकतांत्रिकरण हो रहा, तो ये भी एक अच्छी बात सुप्रिया है। जी का कि बयान है, मैं सुना नहीं पाया, उन्होंने तो कहा नहीं, ये वाले पवार और रोहित पवार और जितने भी हैं सबके नाम लेकर के मुझे बड़ी खुशी है, हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। तो बेहतर बात है, तो वो अच्छा हो रहा है। और अभी दोनों ही पार्टियां अभी तो टिकट बंटवारे में ही जूझ रही हैं। हालांकि अभी के नंबर देखें तो महायुति को ज्यादा मुश्किल हो रही है, अभी उनको 40-45 टिकट इससे नहीं, मैं एक जनरल सेंस की बात कर रहा हूं। जनरल सेंस में मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर अभी दिखाई दे रही है मुझे विधानसभा। दोनों गठबंधन की बात नहीं कर रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां पर सबसे मजबूत पार्टी के तौर पर
मतलब नंबर 1 पार्टी हो सकती है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो सकती है। अब अजीत पवार साहब कितना उनकी मदद करते हैं, वो एक नाथ शिंदे एक थोड़ा के सा वो लाते हैं। कमजोर कड़ी हो सकते हैं, लेकिन हमेशा उनको कमजोर कड़ी मानना भी ठीक नहीं है। लेकिन अजीत पवार साहब ने यदि ठीक किया, अच्छे से किया, तो महायुति को कोई बहुत मुश्किल नहीं होगी सरकार बनाने में। सरकार बनाने में। ठीक, और आप एक दिन का इंतजार कर रहे हैं कि एक दिन के बाद अपनी रिपोर्ट मुझे देंगे पूरी आप। पिक्चर 4 तारीख को जब नॉमिनेशन चलिए, विड्रॉ हो हाँ, जाएगा वो उसके बाद तब तो पिक्चर चलिए, तो ये महाराष्ट्र की बात हुई। तब तो हो गई उधेड़ साहब, बुन है, हाँ, उसमें पिक्चर है हाँ, ये, पिक्चर हाँ, की हाँ, तो 3 उलझा लोगों का बहुत। मानना है कि लग रहा है बीजेपी सहयोगियों के साथ आगे दिखाई देती है।